इतिहास, राजा, किसान और नगर, उपज बढ़ाने के तरीके। इस अध्याय का उपभाग 5.2 है। इसमें उपज बढ़ाने के तरीके। कृषि की उपज बढ़ाने के लिए उस समय 2 तरीकों का प्रयोग किया गया था। पहला तरीका था हल का प्रयोग, खेतों की जुताई के लिए लोहे के फाल का प्रयोग, और दूसरा तरीका था सिंचाई के लिए नहरें, तालाब या कुओं की व्यवस्था करना। ये 2 तरीकों के द्वारा ही उपज बढ़ाई गई। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो हल होता था पहले जुताई के लिए, उसका प्रचलन, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। यहाँ हम देखें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सभी लोग ध्यान से सुने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब ईसवी प्रारंभ हुई थी, उससे 600 साल पहले की बात। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कम से कम 2600 साल पुरानी बात है। तो 600 साल यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा और कावेरी की घाटियों के कछारों में, कछार क्या होते हैं? गंगा और कावेरी जो नदियां हैं, नदियों के जो तट होते हैं, तटों के बाद जो समतल मैदान होता है, जहां कभी कभी बाढ़ के समय या अधिक पानी होने के कारण नदी का पानी वहां तक पहुंच जाता है। साथ साथ में नदियों द्वारा लाए गए मलबा जो होता है, नदियों द्वारा जो निक्षेप लेके आए जाते हैं, उनको वहां निक्षेपण कर देती नदियां, वहां छोड़ देती है, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी बन जाती है उससे, तो उसको कछार कहा जाता है। नदी का एक वो भाग होता है जिसमें वर्ष भर पानी बहता है, और एक वो भाग होता है जिसमें यदा कदा, जब ज्यादा नदी में पानी होता है तभी पानी पहुंचता है, तो उस भाग को हम कछार बोलते हैं नदी का। तो यहाँ गंगा और कावेरी की कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। इसका प्रचलन, हल चलाने का प्रचलन गंगा और कावेरी के कछारों में, चूंकि कछार की मिट्टी कोमल मिट्टी होती है, नदियों द्वारा जो लाए गए निक्षेपों के द्वारा या जब नदभार जो लेकर आती है उसको वहां वो छोड़ देते हैं, तो वो कोमल होती है, तो इसलिए वहां हलों का प्रयोग होता था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। जिन जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती थी, जब वर्षा ज्यादा हुई, तो वहां क्या होता था, वहां लोहे के फाल, सबसे पहले लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा था। वहां पर लोहे का फाल हल में लगा दिया जाता था, और इस प्रकार वहां जुताई की जाती थी। यहाँ उर्वर भूमि का मतलब है उपजाऊ भूमि की जुताई की जाती थी, हर भूमि की जुताई नहीं होती थी। इसके अलावा गंगा की घाटी में, जो गंगा की घाटी है सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी है, धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। गंगा की घाटी में धान की रोपाई की जाने लगी, तो उपज में ज्यादा भारी वृद्धि होने लगी। अब हम आपको रोपाई के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां बारिश या पानी अधिक होता है। इसमें पहले धान के बीजों को अंकुरित करने के लिए बो दिया जाता है, अंकुरित किए जाते हैं पहले धान के बीज। पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है, जो अंकुरित हो जाते हैं धान के बीज, उन बीजों को या उन अंकुरित पौधों को पानी से भरे खेत में लगा दिया जाता है। आजकल जो धान लगाई जाती है वो इसी विधि से लगाई जाती है। सबसे पहले धान के बीज बोए जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, थोड़े बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, तो पानी से भरे हुए खेत में उसको रोपाई कर दी जाती, लगा दिया जाता है, उसी को रोपाई कहा जाता है। चूंकि ज्यादा मात्रा में पौधे बच जाते हैं, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है। पौधे ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं तो धान की उपज बढ़ जाती है। तो यहाँ हम बता रहे थे आपको, गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। वहां पानी की मात्रा अधिक थी, इसलिए धान की रोपाई की जाती थी। और रोपाई कैसे की जाती थी? धान के बीजों को अंकुरित करके पानी से भरे हुए खेतों में उनको रोप दिया जाता। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। धान की रोपाई करने के लिए किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। कमर तोड़ का मतलब होता है अधिक परिश्रम करना। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लोहे की
फाल वाले जो हलों का प्रयोग करते थे, उन स्थानों पर जहां भारी बारिश होती थी, वर्षा अधिक होती थी, वहां किसका प्रयोग करते थे? लोहे के फाल वाले हलों का। और इसके कारण से उपज अधिक होने लगी थी। इस कारण से लोहे के फाल वाले हल के प्रयोग से उपज अधिक होने लगी। लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क भूमि में नहीं हो पाता। यानी जो लोहे के फाल वाले जो हल थे, इनका प्रयोग उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो भारत जैसे उपमहाद्वीप में इन हल वाले लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग ज्यादा ही होता, कहीं कहीं क्षेत्रों में ही होता था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यानी पंजाब में और राजस्थान में यहाँ अर्ध शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं, और अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है कठोर भूमि पाई जाती है। तो इस भूमि में हल का, लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। पूरब और उत्तर की दिशा में, जहां हमने बताया था 7 बहनें दी जाती, पूर्वोत्तर है, बिहार है, और क्या नाम, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, और इधर आ जाते हैं झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ये पूर्वोत्तर में आते हैं। तो ये पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्र भी, यहाँ पर्वतीय इलाका है, तो इन इलाकों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग नहीं, बल्कि यहाँ कुदाल का प्रयोग होता है। कुदाल एक फावड़े जैसा होता है लोहे का, उसका प्रयोग करते थे। उस कुदाल से खोद करके खेतों की जुताई करते थे और उसमें फसल उगाते थे। चूंकि पर्वतीय प्रदेश है तो झूमी कृषि वहां होती होगी, जिसको हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं पर्वतीय प्रदेशों में। कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। यानी उपज बढ़ाने का, ये तो जुताई संबंधी हो गया। एक उपज बढ़ाने का तरीका और था कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, और इस प्रकार से उपज बढ़ा ली गई। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। जो व्यक्तिगत लोग कुछ पर्सनल अपना सिंचाई का साधन बना लेते थे, जैसे किसी के पास पैसा है तो वो कुआं खुदवा लेता था, या फिर वो तालाब बनवा लेता था, या नहर की व्यवस्था हो जाती थी। तो व्यक्तिगत लोगों ने या अन्य लोगों ने, किसानों ने मिलकर के सिंचाई के तरीकों को विकसित किया था। और यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर तालाबों और नहरों जैसे सिंचाई के साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा और प्रभावशाली लोग होते थे। प्रायः राजा या धनी व्यक्ति होते थे। इनके पास उतना धन होता था कि अपने धन से तालाबों का, नहरों का और कुओं का निर्माण कर लेते थे। ऐसा उन्होंने अपने कई प्रकार के अभिलेखों में भी इसका उल्लेख किया है। राजाओं ने, धनी लोगों ने कई अभिलेखों में ऐसा उल्लेख किया है कि उन्होंने सिंचाई के लिए कुछ बनवाया था। इसके लिए आपको एक सीधा उदाहरण हम आपको बता दें। सुदर्शन झील गुजरात में है, और इसका जीर्णोद्धार रुद्रदमन नामक शासक ने करवाया था। रुद्रदमन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसका रिपेयर करवाया था सुदर्शन झील। तो ये अपने अभिलेखों में ऐसा उल्लेख करते थे ये लोग। हमने कहाँ नहरें बनवाई, कहाँ झीलें बनवाई, कहाँ तालाब बनवाए, तो इसका उल्लेख राजा और धनी लोग कहाँ करते थे? अभिलेखों के माध्यम से ये लोग इन चीजों का उल्लेख करते थे। सिंचाई के साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा और प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। एक चीज याद रखना, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने किया था। ये गुजरात में है, इस बात को नोट कर देना। रोपाई का मतलब क्या होता है? धान की रोपाई, समझ में आ गया?
जिन जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों में धान की रोपाई करने के लिए धान के बीज को अंकुरित करके पानी से भरे हुए खेत में उन पौधों को लगा दिया जाता है, जिससे धान की उपज बढ़ जाती है। इसी विधि को धान की रोपाई कहा जाता है।